जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी किताब के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हमारा, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। दूसरा, वेबर किस राशि का मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर किस राशि का मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का। नेक्स्ट, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। और बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर या एम्पियर मीटर या टेस्ला। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा EVB। एक इलेक्ट्रॉन वी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा EVB। दोस्तों, यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो गारंटी है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनने वाला, क्योंकि पूरी किताब के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही हमने रखा है। डायनमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल। डायनमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट, डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एथिलीन। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एथिलीन। ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह होता है ग्रेटर देन सी इक्वल टू 0। ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह होता है ग्रेटर देन सी इक्वल टू 0। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट, एसीटोन का IUPAC नाम है प्रोपेनोन। एसीटोन का IUPAC नाम है प्रोपेनोन। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु हैं? 1। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु पाए जाते हैं? 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित होता है? उत्तर CH3 CH2OH। नेक्स्ट, एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके देता है एथिल अल्कोहल। एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके देता है एथिल अल्कोहल। एल्केनो का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्केनो का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। निम्नलिखित में सजातीय युग्म है CH3OH तथा CH3H7OH। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है? सोडियम, कैल्शियम।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अपक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो दो गैसें हैं, सोडियम और कैल्शियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ हाइड्रोजन में उपस्थापित करती है? मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ हाइड्रोजन में स्थापित करती है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? कॉपर। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल के साथ हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कॉपर। एंटीमनी है उपधातु। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट, फफोलेदार कॉपर है ऐसे कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। फफोलेदार कॉपर होते हैं कैसे? ऐसे कॉपर जिनमें 2% की अशुद्धियाँ होती हैं। मैट में मुख्यतः होता है Cu2s तथा Fe(s). मैट में मुख्यतः होता है Cu2s तथा Fe(s). परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है निस्तापन में। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग किया जाता है निस्तापन में। पीतल है एक मिश्र धातु है। पीतल है एक मिश्र धातु है। कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं कॉपर टिन की। कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं कॉपर टिन की। अमलगम होते हैं विषमांगी मिश्रण। अमलगम होते हैं विषमांगी मिश्रण। कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की प्रक्रिया को कहते हैं भर्जन। कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। अम्लीय विलयन में पीएच का मान होता है 7 से कम। दोस्तों, अम्लीय विलयन में पीएच का मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन में पीएच का मान होता है 7 होता है। यानी कि उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होता है, अम्लीय विलयन में पीएच का मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होता है। तो ये प्रश्न आपसे इस प्रकार से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है 1। एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है 1। निम्न में से प्रबल क्षार है KOH। KOH क्या है हमारा? एक प्रबल क्षार है। तो निम्न में से एक प्रबल क्षार है KOH। H2S विलयन में pH का मान है। H2S विलयन में pH का मान कितना है? 7 से कम है। H2S विलयन में pH का मान है 7 से कम। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। सूत्र क्या होता है? CaOCl2। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु स्थित होता है अनंत पर। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु स्थित होता है अनंत पर। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है अथवा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं? कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर पर। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी +2 डायोप्टर। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी +2 डायोप्टर। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग के लिए। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है
लाल रंग के लिए। यहीं पे आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, तो बैगनी रंग के लिए। सबसे कम पूछा जाए तो लाल रंग के लिए और सबसे अधिक पूछा जाए तो बैगनी रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है बैगनी रंग का। तो एक प्रिज्म द्वारा जो हमारा व्हाइट लाइट होता है, सफ़ेद लाइट होता है, वो एक्चुअली 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब हम उसमें वर्ण विक्षेपण में इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा सफ़ेद लाइट है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का और फिर सबसे अधिक विचलन होता है हमारा बैगनी रंग का। तो 2 प्रश्न यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाए कि किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु स्थित होता है अनंत से कम दूरी पर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है अनंत से कम दूरी पर। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निवारण हेतु किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। तो अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। और अगर पूछा जाए कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर भी हमारा 1.6 × 10⁻19 कूलाम यहाँ पे प्लस यानी कि धनात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। नेक्स्ट, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है, इस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, परंतु प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। नेक्स्ट, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, वैद्युत आवेश का। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, वैद्युत आवेश का। नेक्स्ट, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। नेक्स्ट, वैद्युत धारा SI का मात्रक है एम्पियर। वैद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर। धारा के परिमाण का मात्रक है कूलाम प्रति सेकेंड अथवा एम्पियर। नेक्स्ट, 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट, एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही यानी कि बह रही है, इसमें प्रति सेकंड बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 × 10⁻+18 6.25 × 10⁻18 होगी। तो यहाँ पे हमने इसको पूरे डिटेल से इसका सलूशन रखा है, आप इसका निकाल सकते हैं सलूशन। यानी कि बहुविकल्पी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनको आपको फार्मूले से निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट मीटर। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई तार में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान होगा 1200 जूल। यहाँ पे देखिए वैद्युत ऊर्जा बराबर होता है विभवांतर गुणा में आवेश। आवेश और E = I
और Q इक्वल टू आई टी होता है तो Q के स्थान पे I गुणा में T रख दिया गया। V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट, I का मान दिया है 2 एम्पियर, T का मान दिया हुआ है 1 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 सेकंड। तो 10 गुणा में 2 गुणा में 60 बराबर कितना आ गया आपका 1200 जूल। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी आपको सॉल्व करके निकालना होगा। तो एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है। तार में वे विद्युत ऊर्जा का मान होगा 1200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम केवल धात्विक चालक तथा मिश्र धातुओं के लिए सत्य है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब में तंतु बना होता है। जो बिजली का बल्ब का जो तंतु होता है वह किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था? तो दोस्तों, मेंडल ने मटर के पौधे पर उपयोग किया था। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार बीज। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार बीज। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जीवन की उत्पत्ति हुई है सागर में। जीवन की उत्पत्ति हुई है सागर में। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 44। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 44। लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं लिंग संलग्न। लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं लिंग संलग्न कहलाते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉहन्सन ने। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉहन्सन ने। जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं डार्विन। जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं डार्विन। डार्विन की सबसे बड़ी कमी क्या थी? भिन्नता के कारण की व्याख्या न होना। डार्विन की सबसे बड़ी कमियां क्या थी? भिन्नता के कारण की व्याख्या न होना। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। द्विनिषेचन पाया जाता है आवृत बीजी पादप का। द्विनिषेचन पाया जाता है आवृत बीजी पादपों में। पुष्प के में कितने भाग होते हैं? 4। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होते हैं लैंगिक जनन द्वारा। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होते हैं लैंगिक जनन द्वारा। पराग कोश में होते हैं परागकण। पराग कोश में होते हैं परागकण। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है वैसेक्टॉमी। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है वैसेक्टॉमी। एक पुष्प के स्त्री केसर के भाग को कहते हैं वर्तिका। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिका। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है?
इंसुलिन की कमी से। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग विकसित है? सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? सेरेब्रम। हार्मोन क्या है? प्रोटीन है। हार्मोन क्या है? प्रोटीन है। सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है 1300 से 1400 ग्राम। सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है 1300 से 1400 ग्राम। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? साइटोकाइनिन। पतझड़ से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। पतझड़ से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है जो केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है जो केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि। दो पादप हार्मोन के नाम लिखिए, साइटोकाइनिन तथा जिबरेलिन। दो पादप हार्मोन के नाम लिखिए, साइटोकाइनिन तथा जिबरेलिन। मास्टर ग्रंथि कैसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट, वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो मस्तिष्क में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि। वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो मस्तिष्क में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है घेंघा रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है घेंघा रोग। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है अग्न्याशय ग्रंथि। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है अग्न्याशय ग्रंथि। तो दोस्तों, ये थे हमारे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जिनको हमने अच्छे से कवर किया। दोस्तों, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके कक्षा 10 विज्ञान के यानी कि पूरी किताब के सभी चैप्टरों से सिलेक्ट किए गए थे जो कि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिले थे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी कि एक ही वीडियो में आपको पूरे चैप्टर के बहुविकल्पी यानी कि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी आप लोग को एक वीडियो में मिल जाए ताकि आपको पूरा पेज पलट पलट करके पढ़ना ना पड़े। तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।